जी हाँ गाइज, जैसा कि आपको पता है DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म अब भरे जाएंगे। हमने जो सिलेबस है मैथ TGT वालों का वो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना के डिटेल एक्सप्लेन करके डाला है कि पिछली कट ऑफ कितनी रही थी, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम कंसेप्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि पहले 11th 12th क्लास और उसके साथ साथ 9th 10th क्लास दोनों को लेते हुए चलेंगे। 11th 12th क्लास इसलिए पहले स्टार्ट किया है क्योंकि उससे 60% प्लस रेशो आता है, जैसे 100 में से 60 क्वेश्चन 11th 12th से बनेंगे। ठीक है, तो 11th का ये पहला टॉपिक हमने लिया है समुच्चय। तो शुरुआत करने से पहले श्री गणेशाय नमः कर लेते हैं। ठीक है, आप भी कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। ठीक है, ताकि हमारी श्रृंखला एक तरीके से निरंतर बनी रहे। तो सेट्स के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस सीरीज का नाम रहेगा कंसेप्ट सीरीज। तो इस कंसेप्ट सीरीज की खासियत यह रहेगी कि इसमें क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सीधा आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर हो सके। फिर उन कंसेप्ट्स के आधार पर अगर आपने कंसेप्ट्स को सॉलिड कर लिया है तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो सेट्स के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। सभी वीडियो हमारी आशा रहेगी कि बिल्कुल कम समय के बने, जिससे कि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो सेट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेट्स क्या है, समुच्चय और उसका निरूपण। तो समुच्चय क्या है, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब निश्चित है, मतलब यानी जिससे कि जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है और जिसका कि हम अनुमान लगा सकते हैं। सुपरिभाषित वो होता है जिसके बारे में हम ठीक ठीक बता सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं, उसे सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि भाई सुपरिभाषित को हमने देख लिया, सुपरिभाषित का मतलब क्या है, और आगे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनसे क्लियर हो जाएगा। तो समुच्चय क्या है, अवयव है, उन अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। आपको वैसे तो बेसिक इसका क्लियर होगा क्योंकि आपने 11th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, उसके बाद भी पढ़ा होगा। समुच्चय का संकेतन, समुच्चय को किस संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD कुछ भी जो लिखेंगे वो सब कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, वो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने में काम आएंगे। इसके अलावा जो ये मंजिला ब्रैकेट है ये समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप केवल मंजिला ब्रैकेट देखते हैं तो ये केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिक्त समुच्चय को। रिक्त समुच्चय को रिक्त समुच्चय को ये रिप्रेजेंट करेगा। रिक्त समुच्चय को हम फाई से दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है, केवल ऐसे दर्शाया हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है, ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अवयव, इस समुच्चय जो समुच्चय का चिन्ह बना रखा है इसके अंदर अवयव आते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो हमने समुच्चय के बारे में पढ़ लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया। ठीक है, तो अब उसका निरूपण करने की बात करेंगे। तो पहले समुच्चय का कुछ बेसिक, जैसे कि मैंने सुपरिभाषित सुपरिभाषित को एक्सप्लेन करेंगे आगे दिए हुए उदाहरणों से। तो अब सुपरिभाषित संग्रह क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपके सामने चार उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों का संग्रह है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय भी लिख सकते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संसार के 3 महान व्यक्ति और दुनिया की प्रमुख तीन बेरोजगार या 3 प्रमुख बेरोजगार। तो कक्षा 5 के विद्यार्थी, जैसे कि आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ के कक्षा 5 के विद्यार्थी एक निश्चित संख्या में होंगे, या तो 50 होंगे या 60 होंगे या 70 होंगे, मतलब उनकी संख्या निश्चित होगी जिन्हें कि आप गिन सकते हैं और बता सकते हैं एग्जैक्ट तरीके से कि भाई ये इतने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह, मतलब ये समुच्चय बनाएगा। ठीक है, ये वाला समुच्चय बनाएगा, एक सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय कौन बनेगा, जो सुपरिभाषित संग्रह है। जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा वह समुच्चय नहीं बनाएगा या वह समुच्चय नहीं होगा। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये समुच्चय बनाएगा क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होगी जिसे कि हम बता सकते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसे कि आप जानते हैं प्राकृत संख्याएं शुरू होती है 1 से, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं 2 3, उसके बाद अनंत तक, जो कि हमको पता है। ठीक है, इसे कि हम प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से अनंत तक।
ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह हुआ जिसके बारे में हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से चालू होता है और एंड तक, अनंत तक खत्म होता है। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं एग्जैक्ट कि भाई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, तो ये भी समुच्चय का निर्माण करेगा। अब चलते हैं संसार के 3 महान व्यक्ति। ठीक है, मैं एपीजे अब्दुल कलाम को ले लेता हूं मेरी तरफ से। ठीक है, महात्मा गांधी को ले लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा मदर टेरेसा को ले लेता हूं। मेरे मायने में ये 3 महान व्यक्ति हैं। अब दूसरे व्यक्ति से मैं जाके पूछता हूं कि संसार के 3 महान व्यक्ति कौन है अमेरिका के से, तो अमेरिका वाला अमेरिका के 3 महान व्यक्ति बता देगा। ठीक है, या और भी एक दो ले लेगा, लेकिन उसके मायने में जो महान व्यक्ति होंगे वो अलग होंगे, आपके मायने में अलग होंगे। इस तरीके से ये फिक्स नहीं है, 3 महान व्यक्ति सभी के मायने में अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन सभी के मायने में क्या प्राकृत संख्याएं अलग अलग होगी? प्राकृत संख्याएं तो सभी से जाके पूछेंगे, अमेरिका का हो चाहे इजराइल का हो, वो यही बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो विद्यालय उसमें कक्षा 5 के विद्यार्थियों का संग्रह आप किसी भी देश के नागरिक को बुला के पूछेंगे तो 35 विद्यार्थी है तो 35 ही तो बताएगा, न कि 36 बताएगा, न कि 34 बताएगा। तो ये भी सुपरिभाषित हो गया। लेकिन संसार के 3 महान व्यक्ति मेरे अनुसार अलग है, आपके अनुसार अलग है, ये सुपरिभाषित नहीं है, मतलब इसको कि हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, तो ये परिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय निर्माण नहीं करेगा। इस तरीके से सत्य वाला समुच्चय निर्माण कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये दे सकता है इजीली, बिल्कुल इजीली आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वाला समुच्चय निर्माण नहीं करेगा। इस तरीके से दुनिया के 3 प्रमुख बेरोजगार, ये कि मैंने थोड़ा हंसी मजाक वाला यहाँ पे उदाहरण ले लिया। तो 3 प्रमुख बेरोजगार जिसमें कि अगर आपसे पूछते हैं तो आप पहले तो खुद का ही नाम लेंगे, उसके बाद अन्य अपने 2 सहपाठियों का नाम लेंगे। इस तरीके से दूसरे से पूछते हैं तो उसके लिए ये 3 अलग होंगे। इस तरीके से सभी के लिए इसके जो मत होंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये भी परिभाषित नहीं है, या भी मतलब फिक्स नहीं है, सभी के मत अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी समुच्चय निर्माण नहीं करेगा। केवल समुच्चय निर्माण कौन करेगा? जो सुपरिभाषित है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ऑप्शन देके पूछ सकता है कि कौन कौन समुच्चय निर्माण करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो सुपरिभाषित संग्रह बन रहा है जिसको कि एक फिक्स एग्जैक्ट हम बता सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं, तो वो समुच्चय निर्माण करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस लगाइए, आपका बेसिक क्लियर होगा 100%। तो चलते हैं अब समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियों पे। ठीक है, तो ये विधियां 2 तरीके की होती है, ए और बी, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि को ही सारणीबद्ध रूप कहते हैं। ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, समुच्चय निर्माण को सारणीबद्ध रूप ध्यान रख लेते हैं। तो रोस्टर को ही सारणीबद्ध रूप कहते हैं और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में रोस्टर विधि का क्या रोल है, किस तरीके से इसको काम में लेते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 बातें ध्यान में रखनी होती है रोस्टर विधि में। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते रोस्टर विधि में, और प्रत्येक अवयव को कोमा लगाकर मंझला कोष्टक में रखते हैं। जैसे कि ये कथन दे दिया, स्कूल का रोस्टर रूप लिखिए, तो रोस्टर रूप में क्या करना होता है, सीधा मंझला ब्रैकेट बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, और उसके बाद जो भी वर्ड है, जो भी हमको शब्द दिया है, उसके प्रत्येक लेटर को, मतलब प्रत्येक जो लेटर है उसको हम अलग अलग लिखते हैं कोमा लगा के। और जैसे कि स्कूल में SCH लिख लिया, फिर डबल ओ आता है यहाँ पे, लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ओ लगा के फिर कोमा लगा के फिर एल लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से रोस्टर पद्धति में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कमेटी, कमेटी का रोस्टर रूप क्या लिखेंगे हम? ठीक है, कमेटी का लिखेंगे हम C, उसके बाद O, उसके बाद M, ठीक है, उसके बाद I, उसके बाद T, उसके बाद E। ठीक है, ये हमारा कमेटी का रोस्टर रूप होगा। ठीक है, रोस्टर रूप में मंझला ब्रैकेट पहले बनाते हैं, उसके बाद प्रत्येक अवयव को लिखते हैं कोमा लगाते हुए और रिपीट नहीं करते। तो रोस्टर विधि समझ में आ गई होगी, इसको ही सारणीबद्ध रूप या सारणीबद्ध रूप विधि कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा उदाहरण देख लेते हैं रोस्टर विधि का। ये कथन के रूप में दे देता है, तो इस तरीके से रोस्टर रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप हमेशा जो मंझला ब्रैकेट है उसके अंदर ही आता है। ठीक है, अब चलते हैं रोस्टर जो विधि पढ़ी है उसके दूसरे उदाहरण पे, उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि देखेंगे।
अब रोस्टर विधि का दूसरा उदाहरण ये कथन दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में सीधा क्या लिखना है, पहले तो मंझला ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके अवयवों को लिखना है। ध्यान रखना है अवयव हमेशा किस में लिखे जाते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल अक्षर में, ठीक है। जैसे कि ये समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे तो ए बराबर, फिर ये मंझला ब्रैकेट लिखेंगे, उसके अंदर अवयव लिखेंगे। लेकिन जो अवयव लिखेंगे वो छोटे मतलब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, ए ई, ठीक है, ए बी, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना, अवयव हमेशा स्मॉल होते हैं और जो समुच्चय को प्रदर्शित करता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो पहले क्या करें, रोस्टर रूप में पहले ब्रैकेट लगाएंगे मंजिला वाला, उसके बाद जो भी अवयव यहाँ पे स्वरों का समुच्चय दे रखा है, तो स्वर कौन कौन से हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, वो होंगे ए ई आई ओ यू, उनके बीच में हमने कोमा लगाया और उसको रोस्टर रूप में लिख दिया। अब चलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, जो कि सेकंड विधि है। रोस्टर विधि शायद आपको 100% समझ में आई होगी, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। चलते हैं समुच्चय निर्माण विधि पे। इस विधि के अंतर्गत एक विशेष तर्क को ध्यान रखा जाता है। अब विशेष तर्क क्या है वो दूसरी स्लाइड में आएगा, पहले जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो नोट आया है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो ये चिन्ह आएगा हमारे, ये वाला, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जो ये चिन्ह आएगा ये वाला, ठीक है, या इन दोनों का मतलब एक ही है, या लगा हुआ है मतलब ये वाला भी उसी को बताएगा और ये दो डंडे भी उसी को बताएंगे। उसका मतलब अंग्रेजी वाले पढ़े तो सच देट, ठीक है, हिंदी वाले पढ़े तो इस प्रकार, सच देट को हिंदी में इस प्रकार कहते हैं। तो ये चिन्ह इस प्रकार को व्यक्त करेगा। आगे चलते हैं आगे, ठीक है, सेकंड स्लाइड पे, ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया था आपको, समुच्चय निर्माण विधि हम पढ़ेंगे। तो समुच्चय निर्माण विधि में हमने जो ये यहाँ पे विशेष लाइन पढ़ी थी, एक विशेष तर्क को मतलब यानी कि लिखा जाता है इस विधि के अंतर्गत। इस समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत एक विशेष तर्क को लिखा जाता है, नहीं कि ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब वो तर्क किस तरीके से लिखा जाता है, चलिए, जैसे कि ये रोस्टर, जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे जो कथन दे रखे थे उनको हम रोस्टर पद्धति में बदल रहे थे, ये जो समुच्चय है उसका चिन्ह बना के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे रोस्टर रूप में दिया हुआ होता है, उसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना होता है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो ये रोस्टर रूप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको समझना है ये क्या कहना चाह रहा है या क्या तर्क बनेगा इससे, ठीक है। तो उसी तर्क को हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, जैसे कि इस तर्क को किस तरीके से लिखेंगे हम, इस तर्क को लिखा ए बराबर, ये समुच्चय वाला चिन्ह लगाया। अब ये वाले अवयव किसको बता रहे हैं, क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग चलता जा रहा है क्रमशः, ये 3 डॉट है वो अनंत को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स, ठीक है, एक्स इस प्रकार, मैंने जो नोट वाला बताया था इस प्रकार है, या सच देट इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या का प्राकृत वर्ग संख्या है, प्राकृत वर्ग संख्या है, ठीक है, जहां पे x बिलोंग्स टू n बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 2 3 और अनंत तक, ठीक है, इस तरीके से प्राकृत संख्या है। या एक तो ये तरीका हो गया इसको लिखने का तर्क के रूप में, या दूसरा तरीका x इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर है और n बिलोंग्स टू n है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तर्क के रूप में लिख देंगे। तो कुल मिला के समुच्चय निर्माण विधि जो होती है, समुच्चय निर्माण विधि में अपन क्या करते हैं, जो रोस्टर रूप में हमको जो कथन दिए हुए होंगे उनको हमको तर्क पहचानना है, भाई किस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको क्या लिखा, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत वर्ग संख्या है। कुल मिला के इसको जो ये रोस्टर रूप दे रखा था इस समुच्चय का, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक तर्क के रूप में, तर्क का मतलब एक कथन के रूप में। और इस तरीके से इसको लिखना होता है x सच दैट, या इस प्रकार x एक प्राकृत वर्ग संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहले तो हमने रोस्टर विधि पढ़ाई आपको, ठीक है, वो उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं ये समुच्चय वाला चिन्ह लगाया, उसके बाद अवयवों को जैसे कि ए ई आई, ठीक है, उसको कोमा लगा के और उसके बाद ये बंद कर देते हैं। और अब समुच्चय निर्माण वाली जो पद्धति है उसमें रोस्टर के रूप में जो हमको कथन दिया होगा उसको समुच्चय निर्माण में कन्वर्ट करना होता है। उसमें क्या करते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ये तो फिक्स रहेगा, उसके बाद
x बराबर क्या है या x बिलोंग टू क्या है, कुल मिला के x क्या है यहाँ पे जैसे कि x बराबर क्या था, यहाँ पे n स्क्वायर बन रहा था तो हमने n स्क्वायर लिख दिया। और n किस में बिलोंग करता है, n बराबर n प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है। जैसे कि n बराबर हम 1 2 3 4 इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर बराबर 1 4 9 16 जो कि इस तरीके से हमको ये कथन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समुच्चय निर्माण विधि में एक तर्क के रूप में लिखते हैं जो कि रोस्टर में हमको क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। सिंबल और मीनिंग जिनको कि हमको ध्यान रखना ही है। जैसे कि यहाँ पे जो ये वाला चिन्ह दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था, ये एक रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब होगा रिक्त समुच्चय। जहां पे भी रिक्त समुच्चय आ जाए मतलब फाई, इसको फाई कहते हैं। ठीक है, इसको फाई कहते हैं। अब जो मैंने ये वाला नोट में बताया था, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब ये डॉट डॉट है उसका मतलब, और ये दो डंडे हैं, इसका मतलब क्या है, सच दैट। इंग्लिश वालों के लिए सच दैट और हिंदी वालों के लिए सच दैट को क्या कहते हैं, इस प्रकार। जो समुच्चय निर्माण विधि में हम लिखते हैं भाई x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है कि x बराबर क्या है, जो कथन या जो तथ्य बनाना होता है वो बना देते हैं। अब एक ये वाला चिन्ह और आएगा। ठीक है, ये वाला। अब ये वाला चिन्ह किसको क्या प्रदर्शित करता है, बिलोंग्स टू, मतलब संबंध रखता है, उसको प्रदर्शित करता है। और जब इस पे ये कट वाला चिन्ह लग जाए इस तरीके से तो नॉट बिलोंग्स टू, मतलब संबंध नहीं रखता है। कुल मिला के ये वाला ऑप्शन, ये वाला चिन्ह अवयव के लिए आता है। जैसे कि मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बता देता हूं मैं। ए बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ये है 4 है वो अवयव है किसमें, किस समुच्चय में, किस समुच्चय से संबंध रखता है, समुच्चय ए से संबंध रखता है। अब ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 समुच्चय ए के अंदर है। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 समुच्चय ए से बिलोंग करता है, मतलब 5 समुच्चय ए में है, तो ये गलत है क्योंकि समुच्चय ए में 5 नहीं है, तो इसको कट लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 5, मतलब 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 का समुच्चय से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो कि मतलब जरूरी है। ठीक है, जैसे कि b बराबर लिख दिया मैंने b बराबर लिख दिया मैंने 4 5 6। ठीक है, तो कभी भी क्या नहीं होगा। एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं, आपको एक शानदार वाला एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने लिख दिया 2 3 4। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बी के सभी अवयव ए में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप मत लिख देना कि बी बिलोंग्स टू ए। ध्यान रखना, ये केवल जो बिलोंग आता है वो केवल अवयव के लिए आता है। यहाँ पे बी अवयव नहीं है, यहाँ पे बी समुच्चय है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी बिलोंग्स टू ए आप इसको नहीं लिख सकते, भले इसके बी के सभी अवयव ए में है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कि बी उप समुच्चय है ए का। उप समुच्चय का चिन्ह ये है जिसको कि हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो बी उप समुच्चय ए का, इसका उप समुच्चय का मतलब क्या है कि बी के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय ए में विद्यमान है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट होगा, लेकिन बी बिलोंग्स टू ए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग वाला चिन्ह हमेशा अवयव के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे बी अवयव ना होके एक समुच्चय है। ठीक है, तो ये वाली क्लास आपको 100% पसंद आई होगी, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सीरीज लगातार बनी रहेगी। आप अगर इसके साथ लगातार बने रहते हैं तो जल्द से जल्द आपकी ये कॉन्सेप्ट सीरीज समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सीरीज शुरू की जा सके। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जितने भी आपके टीजीटी फ्रेंड्स हैं जो कि टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।